नमस्कार साथियों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नदी तंत्र अपन पढ़ रहे हैं और नदी तंत्र में हमने अब तक गंगा और सिंधु नदियों के परिवारों के बारे में पढ़ा। तीसरा नदी तंत्र आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कर रहे हैं। हमने अब तक हिमालय की 3 नदियों के परिवार थे। पहला अपन ने पढ़ा पहला हमने पढ़ा सिंधु नदी का परिवार, उसके बाद में गंगा नदी का परिवार और तीसरा जो तंत्र है वो आएगा ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी एक पूरा तंत्र, उसका जो है ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा सिस्टम है, वो अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे। हिमालय की नदियों में तीसरा क्रम इसका आ जाता है। तो सबसे पहले अपन ब्रह्मपुत्र के बारे में करते हैं, उसके बाद इसकी सहायक नदियों का नाम याद करेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, पहला ही काम हमको करना है, इस नदी का उद्गम कहां से होगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है वही हमको याद करना है। कैलाश मानसरोवर के पूर्व से, कैलाश मानसरोवर के पूर्वी हिमनद से। कैलाश मानसरोवर जो हमने सिंधु नदी का उद्गम देखा था, उसी कैलाश मानसरोवर के इस वाली साइड से, ये वाली साइड पश्चिम में होती है और ये वाली साइड पूर्व में होती है। तो कैलाश मानसरोवर की पूर्वी हिमनदों से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम माना जाता है। और अगर यहां से स्पेसिफिकली पूछ ले तो आपको आंगसी ग्लेशियर याद करना। आंगसी ग्लेशियर ये याद करेंगे आप, आंगसी ग्लेशियर, इस ग्लेशियर से भी ये नदी निकलती है। साधारणतः आप अगर इतना लिखो कि कैलाश मानसरोवर के यहाँ से इसका उद्गम होता है तब भी चल जाएगा, पूर्व साइड से हो जाता है। और अगर स्पेसिफिकली लिखना चाहो तो आंगसी ग्लेशियर लिख सकते। चेमायुंगडू ये भी आप लिख सकते, चेमायुंग ग्लेशियर भी है, पर आंगसी भी लिखा होता है। आप आंगसी ग्लेशियर याद रखोगे तब भी काम हो जाएगा। तो इसका उद्गम कहाँ मिला? ब्रह्मपुत्र नदी का कैलाश मानसरोवर के पूर्वी हिमनदों से इस नदी का उद्गम होगा। मतलब यहाँ पर अगर कैलाश मानसरोवर है तो इस वाली साइड से नदी निकलना शुरू कर। ठीक है, तो ये कौन सा इलाका हुआ? ये तिब्बत का क्षेत्र। ये क्षेत्र किसका हुआ? ये इलाका कौन सा है? तिब्बत का है। ये हमें पता है नेपाल, ये भूटान है, ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर आसाम आएगा अपना। तो उद्गम इसका हमें मालूम पड़ा कैलाश मानसरोवर के पूर्वी हिमनदों से। आंगसी ग्लेशियर आप स्पेसिफिकली याद रख सकते हो। ये तो हुआ उसका उद्गम, तो तिब्बत का इलाका तो हमें पता ही है। इसके बाद यहां से ये नदी शुरू होती, मतलब यहां से इसका उद्गम हुआ, अब बहना शुरू करेगी। तो यहां से ब्रह्मपुत्र नदी, यहां इसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र तो बाद में कहेंगे, या इसका नाम होता है सांगपो। तिब्बत के क्षेत्र में इस नदी का नाम क्या होता है? सांगपो होता है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। इस बात का नोट भी आप लीजिए, तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। अन्य नाम की तरह आप याद रखोगे। तो इस इलाके में ये नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। सिंपल सी बात है, ये दिशा पश्चिम है तो बहाव किस तरफ है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहाव, पश्चिम टू पूर्व बहती है। ये तो आप मानचित्र के साथ भी याद रख लोगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। कच्चा मानचित्र बनाओ इस तरह से और यहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र को अंकित करो, इसका उद्गम लिखो। कौन सा है ये जगह? कौन सी है? कैलाश मानसरोवर। इस जगह का नाम क्या है? कैलाश मानसरोवर है। और इसके पूर्वी हिमनदों से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। यहां पर इस इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहा जाता है। क्या मतलब होता है सांगपो का? तिब्बत की भाषा में इसका मतलब होता है पवित्र करने वाली। सांगपो का मतलब होता है पवित्र करने वाली नदी। सांगपो शब्द का मतलब क्या होता है? पवित्र नदी, पवित्र करने वाली नदी। तो यहाँ कुल मिलाकर हमको क्या याद करना है कि इसका उद्गम होता है और उद्गम के बाद नदी जब
तिब्बत से इस तरफ बहती है तब उसका नाम क्या होता है, सांगपो होता है। ठीक है, आगे लिखो, नामचा बारवा से यू टर्न लेकर यह भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। भारत में भी कहां प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश। नामचा बारवा से, नामचा बारवा के आगे नदी क्या करती है, यू टर्न लेती है। यू टर्न का मतलब अचानक से इस तरफ घूम जाएगा। ये वाला यू बनाना है, इस देखो यू टर्न का मतलब यू बनना होगा। ठीक है, यू आकार की आकृति इसकी बन जाती है, मतलब यू करके इस तरफ से घूम जाती है। तो ये जो मोड़ बना इसे अपन कहेंगे कि यू टर्न लिया और यहां से इसकी एंट्री भारत में हो गई। तो उद्गम देखा, बहाव हमने देखा कि तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। बाद में यहाँ नामचा बारवा है, आखिरी हिमालय का इधर अरुणाचल प्रदेश की दिशा में जो पर्वत है उसे अपन कहेंगे नामचा बारवा। उसी नामचा बारवा से ये नदी यू टर्न लेती है उसके बाद और भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहां इसे दिबांग कहा, दिबांग कहा। अभी भी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ा, अब इसे क्या कहेंगे, दिबांग। कुछ किताबें आपको दिबांग को इसकी सहायक नदी भी बताएंगे, उसे भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग किताबों में थोड़ा अलग अलग दे रखा होता है, पर अपन यहाँ इसे जो है दिबांग कहा जाता है। आप ये जानकारी इधर रखिए। यहाँ जब आई तो यहाँ इसे क्या कहेंगे, शुरू में अरुणाचल प्रदेश के उधर जब एंट्री होती है उस जगह से इसका सांगपो से नाम नहीं होकर क्या पड़ जाता है, दिबांग कहा जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद इसमें बहुत सारी सहायक नदियां जुड़ेगी, उनको अपन बाद में करेंगे। पहली अकेली इसकी यात्रा अपन कंप्लीट करेंगे। इसमें सहायक नदियां जुड़ना शुरू होगी, उनको एक साथ लिख लेंगे। फिलहाल अपन इसकी आगे यात्रा बढ़ाते हैं। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इसने यहाँ प्रवेश किया, यहाँ एक दर्रे का निर्माण करती है, दिहांग गाज, एक गड्ढे का निर्माण करती है, दिहांग गाज। ठीक है, तो यहाँ यूटर्न लेती है ना, यहाँ एक दर्रा है, यांगयाप दर्रा, वो भी लिख लीजिए, यांगयाप दर्रा। नामचा बारवा से जो यूटर्न लेती है ना, यहाँ जो दर्रा होगा उस दर्रे का नाम होगा यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से नदी भारत में प्रवेश करती है। यहां पर एक गड्ढे का निर्माण करती है, मतलब एक महाखंड का निर्माण करती है। वो कौन सा महाखंड है, वो है दिहांग महाखंड। दिहांग महाखंड का निर्माण करती है। किस गड्ढे का निर्माण करती है, दिहांग महाखंड का निर्माण करती है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग महाखंड का निर्माण करती है, दिहांग महाखंड का निर्माण करती है। ये नदी जो ब्रह्मपुत्र है, ये नामचा बारवा से यू टर्न लेकर के भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रा यहाँ पर बनता है और एक महाखंड बनता है, गाज बनता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, दिहांग गाज, या हिंदी में कहो तो दिहांग महाखंड का निर्माण होता है। ये इतनी यात्रा हमने अब तक कंप्लीट की। ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ तक प्रवेश इसका हो गया। इसके आगे ये बढ़ेगी, फिर कहाँ आएगी, फिर असम का इलाका आएगा। जब ये इतना अरुणाचल प्रदेश है, तो ये इसके बाद का क्षेत्र जो होगा, ये इलाका कौन सा होगा, असम का इलाका होगा। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में प्रवेश करती है और असम के बाद एक तीक्ष्ण मोड़ लेकर दक्षिण की तरफ होकर के बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। मतलब ये इलाका तो अरुणाचल प्रदेश का, और ये इलाका जो होगा ये किसका होगा, ये असम का क्षेत्र होगा। असम के बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी। तो यहां तक आपने देखा कि इस खड्डे का निर्माण करती है। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश से असम तक पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती।
अरुणाचल प्रदेश से असम तक। देखो पहले दिशा क्या थी, पहले पश्चिम से पूर्व थी, अब यू टर्न ले लिया मतलब कंप्लीट घूम गई, मतलब इस तरफ पूर्व है और इस तरफ पश्चिम है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अरुणाचल प्रदेश से असम तक ये कैसे बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, मतलब असम में ये सदिया से धुबरी तक। क्या कहोगे साहब, पूर्व से पश्चिम है ना, ये वाली जो जगह होगी इसे अपन कहेंगे सदिया से धुबरी तक। क्या कहोगे इसे, सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक। ये जो इसका बहाव होगा असम के अंदर, असम में ये सदिया से धुबरी तक बहती है। यहां मानो सदिया है और ये जगह जो होगी ये धुबरी होगी, ये जगह धुबरी है और ये सदिया। मैं क्यों लिखा रहा हूं यहां आपको भी मालूम पड़ेगा। सदिया से धुबरी तक असम में बहती है, असम में बहती है। और ये जो सदिया से धुबरी तक का जो लाइन है ना, ये जो जलमार्ग है, इसे अपन कहेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 याद रखना, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वो सदिया से धुबरी तक, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी में थोड़ा सा ये बात आई तो मैंने आपको बता दिया। तो राष्ट्रीय जैसे होता है ना राष्ट्रीय राजमार्ग, उसी तरह जलमार्ग भी होते हैं नदियों में, जो नौकायन होता है ना जहाज चलने वाला मार्ग, तो ये सदिया से धुबरी तक ये राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है। यहां पर इस नदी को क्या कहेंगे, ब्रह्मपुत्र कहा जाए। क्या लिखोगे, वास्तविक रूप से असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता। अब यहां इसको क्या कहा जाएगा, जैसे असम में प्रवेश होगा अब इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी की असम तक तो हमने यात्रा करवा दी। अरुणाचल प्रदेश से असम तक ये सदिया से धुबरी तक बहती है और असम में इसे अब ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाएगा। तो एक चीज आपको यहां तक समझ में आई। और यहां इसके धुबरी के बाद, असम जब खत्म होता है धुबरी के बाद दक्षिण दिशा में मुड़कर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इससे पहले अपने को लिखना होगा, ये जो आसाम होगा ना, इस आसाम में एक नदी द्वीप बनाती है, माजुली। असम में ये नदी एक नदी द्वीप बनाती है। कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप, या कई किताबों में आपको मोजूली भी लिखा होगा, माजोली भी लिखा होगा, दोनों ये। तो माजुली द्वीप जो है, उस द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है, ब्रह्मपुत्र नदी करती है। असम के अंदर ये पाया जाएगा। इसको हाल ही में जिला घोषित किया गया, पिछले कुछ सालों में से जिला घोषित किया गया। असम का लखीमपुर और जोरहट, उन दोनों जिलों के बीच ये क्षेत्र पड़ता है। इस जिले को अभी नदीय जिला घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। उतनी बातें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप तो सिर्फ ये याद रखें कि ये जो माजुली द्वीप है ना, इसका निर्माण कौन सी नदी करती है, ये आप याद रखोगे, ब्रह्मपुत्र नदी करती है। और माजुली द्वीप कौन से राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वगैरह मत करके आना, असम करके आना, ये सही। असम में माजुली द्वीप पड़ता है, ठीक है। तो असम के बाद यह नदी दक्षिण मोड़ लेकर, मतलब दक्षिण दिशा में मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, मेरे साथ साथ आप नोट्सों को लिखिए ताकि आपको आपके बढ़िया से नोट्स तैयार हो जाए। जब रिपीट करेंगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ के बाद धुबरी के बाद ये नदी दक्षिण दिशा में मुड़ करके, ये जो इलाका दिख रहा है ना आपको, ये वाला ये खाली इलाका जो दिख रहा है, ये क्या है, बांग्लादेश। यहां ये नदी इस बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां इसे
जहां इसे जमुना कहा जाता है। जमुना या जमुना एक ही बात है। जहां इस नदी को क्या कहा जाता है? जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे जमुना कहते हैं, और गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा कहते हैं। याद रखेंगे, गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे तो कहते हैं पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे उसका नाम क्या बन जाता है? जमुना बन जाता है। ये हमें यहां तक इसका इस तरह से ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर गई। आगे देखते हैं। बाद में इसमें पद्मा व सूरमा जो एक्चुअल में बराक नदी है, बाद में इसमें पद्मा व सूरमा बांग्लादेश में मिल जाती है, और संयुक्त धारा तीनों की धारा मिलकर के क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है, और ये यात्रा पूरी हो जाती है। बाद में ये धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। अंततः बंगाल की खाड़ी में तो गिरना ही है, वो वाली बात। यहाँ तो बंगाल की खाड़ी आएगी, और अरब सागर थोड़ी बोलेंगे, बंगाल की खाड़ी बोलेंगे, तो अंततः कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। तो ये हमने यात्रा देखी ब्रह्मपुत्र नदी की। दोबारा रिपीट मार लेते हैं उद्गम से। यहाँ से उद्गम हुआ जिसे कैलाश मानसरोवर कहा जाता है। कैलाश मानसरोवर की पूर्व साइड से, पूर्व दिशा से ये नदी बहती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। सांगपो का मतलब होता है पवित्र करने वाली नदी। भारत में नामचा बारवा, आगे इधर अरुणाचल प्रदेश के पास नामचा बारवा से ये नदी यू टर्न लेती है यांगयाप दर्रे से, और भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश होता है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है। यहाँ एक दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। उसके बाद असम में प्रवेश होता है। असम में सदिया से धुबरी तक मैदानी भाग में इधर बहती है, जहां राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है, सदिया से लेकर धुबरी के बीच। यहाँ बीच में एक द्वीप पड़ता है, नदी द्वीप, जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है। यह माजुली द्वीप कहा जाता है। नदीय द्वीप है, और एशिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। ये भी लिख लीजिए, इसका एक फैक्ट लिख लीजिए, जगह बची हो तो लिख लीजिए। एशिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप याद रखना। एशिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, आप याद रखिए। ये जो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। द्वीप का मतलब क्या हुआ? नदी बह रही है और यूं करके वापस यूं हो गई, ठीक है। ये जो बीच में जगह बनी, ये द्वीप कहलाती है। नदी के द्वारा बनाया जाने वाला भाग जो होगा, इसे अपन द्वीप कहेंगे। और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। माजुली एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसे एक जिला, नदीय जिला घोषित किया गया, नदी द्वीप ये माना जाता है। इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम क्या हो जाएगा? जमुना हो जाएगा। उसके बाद इसमें पद्मा आकर मिल जाएगी, और एक बराक नदी। बराक नदी मैंने क्यों लिखाई है? ये मणिपुर पहाड़ियों से, बराक नदी एक्चुअली में भारत की नदी है। बराक नदी कहाँ की है? बराक नदी वास्तव में भारत की नदी है। ये भारत में मणिपुर से निकलती है, अपने मणिपुर जो पहाड़ियां हैं, मणिपुर की पहाड़ियां, उनसे निकलती है और बांग्लादेश तक पहुंच जाती है। यहाँ बांग्लादेश में इसमें जो है ये आगे बढ़ेगी ना, इधर से आएगी पद्मा, और इस साइड से बराक आएगी, और तीनों मिल जाएगी। इनके मिलने के बाद जो है नाम क्या पड़ जाएगा? मेघना हो जाएगा। अंततः बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाएगी। ये कुल मिलाकर यात्रा हुई ब्रह्मपुत्र नदी की। लंबाई कितनी है इसकी? इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है इसकी? कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। भारत में लंबाई कितनी है? 1346 किलोमीटर। याद रखोगे, कभी पूछ ले तो। हमने सिंधु देखी, गंगा देखी और ब्रह्मपुत्र देखी। इन तीनों में अगर कुल लंबाई के आधार पर
इनमें सबसे बड़ी नदी पूछ ले तो ब्रह्मपुत्र। भारत में बहाव क्षेत्र के आधार पर पूछ ले तो गंगा। कुल लंबाई पूछे तो याद रखोगे ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र 2900 है, सिंधु 2880 है और गंगा 2525 है। तो सबसे लंबी कौन सी हुई? ब्रह्मपुत्र हुई। लेकिन अगर भारत के मुद्दे को लेकर पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भारत का सबसे बड़ा बहाव क्षेत्र, लंबाई भारत का उसी को मानेंगे, तो भारत में पूछ ले तो अपने को गंगा करनी। ठीक है, ये वाली बात इसके संबंध में इतनी हुई। ये कौन कौन से राज्य से बहती है? सिंपल सा सवाल है, कौन कौन से राज्य से बहती है? महज 2 राज्य आपको याद करना, केवल और केवल 2 ही राज्यों से बहेगी। भारत के राज्य 2 ही रहेंगे, एक तो अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा कौन सा हुआ? असम। कोई तीसरा राज्य आपको नहीं याद करना। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किन राज्यों से होकर के बहती है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अरुणाचल प्रदेश और असम। मेघालय मत करना, उधर नहीं जाती। ठीक है, 2 ही राज्य अपन को याद करने हैं। तो ये कुल मिलाकर ब्रह्मपुत्र की यात्रा हुई। अब इसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, यहां पर सहायक नदियों को एक एक करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा चर्चित नहीं है, 1 या 2 है, मैं लिखा दूंगा। सभी नदियों को, जैसे हमने गंगा के बारे में पढ़ा ना, उनका उद्गम कहाँ मिलती है, वो सारी चीजें। लेकिन ब्रह्मपुत्र की नदियां इतनी ज्यादा चर्चित नहीं है, तो और ना ही उनसे इतने डीप सवाल बन पाते हैं, तो अपन बेवजह का टाइम खराब करने का काम नहीं करेंगे। यहाँ अपन केवल नदियों के नाम देखेंगे। ठीक है, 1-2 नदियां जो इंपॉर्टेंट है पूछे जाती है उनका मैं लिखाऊंगा, बाकी सभी नदियों को अपने को एक एक करके नहीं पढ़ना, सिर्फ उनके नाम पढ़ने। हाँ, दाएं बाएं तट की मैं जरूर आपको लिखा देता। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, वही काम यहाँ करना पड़ेगा, ऊपर वाले तट से और दक्षिण वाले, क्योंकि यहाँ तक तो हमें कोई मतलब नहीं है। भारत में यहाँ एंट्री होने के बाद हमको नदियों का, एक तो यहाँ से मिलेगी इस वाली साइड से, एक प्रकार कौन सा होगा, तो अगर यहाँ से देखो, अब इसमें क्या दिशा यूं समझनी पड़ेगी आपको। नदी की दिशा कैसी है भारत में? यूं है ना, तो इस साइड से मिलने वाली नदियां कौन सी हो जाएगी? दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां, और नीचे से मिलने वाली नदियां क्या हो जाएगी इसकी? बाएं तट की नदियां। तो ऊपर से मिलने वाली नदियां तो क्या रहेगी? दाएं तट की, और नीचे से मिलने वाली नदियां दक्षिण तट की। तो मैं कैसे लिखाता हूं, दोनों ही तरीके से आपको लिखा देता हूं। पहली दाएं तट, या कहूं कि उत्तर से या फिर ऊपर से, कुछ भी मान लो, उत्तर मतलब इस साइड से या ऊपर से मान लो। तो पहले मैं ये लिखा रहा हूं दाएं तट की, उसके बाद में अपने को बाएं तट की नदियां लिखाऊंगा। तो यहां पर कौन सी करनी है आपको? सुबनसिरी, एक एक करके, कोई ट्रिक नहीं बनती, मैं ऐसे याद रखता हूं इनको, आप भी प्रयास करें, 4-5 से याद हो जाएगी। सुबनसिरी, भारेली, मानस, तीस्ता, संकोश, रायदक, और सुबनसिरी से पहले आप लिखो दिहांग। ठीक है, दिहांग, सुबनसिरी, यहां से दिहांग, सुबनसिरी, भारेली, मानस, तीस्ता, संकोश, रायदक, ये नदियां ऊपर वाली साइड से, इस वाली साइड से मिलने वाली नदियां, इस वाली साइड से मिलने वाली नदियां हैं। तो ये हमको याद हुई। दिहांग इसके सबसे पहली नदी है जो ऊपर से मिलती है। सुबनसिरी बहुत महत्वपूर्ण। तीस्ता सबसे अंत वाली नदी है पश्चिम दिशा की। तीस्ता यहाँ से जलपाईगुड़ी वाली जगह से ऊपर से गुजरती हुई बांग्लादेश में मिलती है। तो हमको सिर्फ इतना याद करना है कि ऊपर वाले तट से, क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र से डीप सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो इनका क्रम वगैरह, कौन कहाँ से निकलती है, मानस कहाँ से निकलती है, भारेली कहाँ से निकलती है, ये काम आपको नहीं करना, क्योंकि सवाल नहीं पूछे जाते हैं। हमें बेवजह यहाँ पर पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ से नामों की चर्चा होती है, और किताबें भी ऐसा ही करती है। किताबों ने भी इनका पूरा उद्गम वगैरह नहीं दे रखा, मतलब सवाल भी नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो दाएं तट की नदियां हमें याद हुई, सुबनसिरी, भारेली, मानस, तीस्ता, संकोश, रायदक, दिहांग। ये नदियां जो है ये ऊपरी तट से, उत्तर वाली दिशा से, ऊपर वाली दिशा से, या आप कहो कि दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। अब मैं कहूं कि बाएं तट से, या कहूं कि दक्षिण से,
या कहूँ कि नीचे से, इसके तो नीचे से नहीं, यहाँ से। तो आपको कुछ कुल मिलाकर समझना, या आप ऐसा करो कच्चा चित्र बना के इस तरह का ऐसे कर लो, यूं लगा के यूं लिख लो, ऊपर जहाँ यहाँ जो लिखोगे वो तो आएगी ऊपर वाली नदी, और यहाँ लिखोगे वो आएगी नीचे वाले तट की नदियां। तो आप ऐसा भी कर सकते हो ना, मैं तो यहाँ आपको नहीं लिखा रहा, पर आप अपनी कॉपी में क्या करो, कॉपी के अंदर एक अच्छा चित्र बनाओ इस तरह का, और उसको ऐसे बना करके यहाँ जो नदियां लिखोगे ऊपर की तरफ, मतलब ये नदियां इधर से मिलेगी, और जो यहाँ लिखोगे वो नदियां इस वाली दिशा से मिलेगी। सिंपली आप कर सकते हो, ठीक है। तो अपन कर रहे हैं नीचे वाले तट से बाएं तट से मिलने वाली नदियां। इसमें आप क्या लिखोगे, लोहित। देखो लोहित, और ना यहां से दिहांग मिलती है और यहां से आती है लोहित, दिहांग और लोहित मिलती है, यहां से लाके इसको दिबांग कहा जाता है। तो ये नदी कौन सी मिली, ऊपर से इसको यहां से इस वाली दिशा से लोहित नदी मिलती है। लोहित, धनश्री, कलांग, कापिली, धनश्री, कलांग, कापिली, पगलादिया, धनश्री, लोहित, धनश्री, कलांग, कापिली, पगलादिया। एक पथमुरी और आती है, पथियामुरी, पथियामरी, ऐसा ही कुछ नाम है, पूरा भूल रहा हूँ, पथियामरी नाम आएगा इस नदी का। तो लोहित, धनश्री, कलांग, कापिली, पगलादिया, ये जो नदियां होगी ना, और बराक भी आती है, जो कहाँ मिलती है, बांग्लादेश में जाकर के मिलती है। बराक भी आप याद रखोगे, धनश्री, कापिली, कलांग, लोहित, पगलादिया, पथमारी या पथियामरी, बराक, ये नदियां जो है ये मिलती है दाएं तट से, मतलब इसके बाएं तट से, नीचे वाले तट से दक्षिण दिशा से नदियों का इसमें संगम होता है। तो ये इसकी नदियों की, सहायक नदियों की बात हमने की। तो ऊपर वाली साइड से मिलने वाली दिहांग, सुबनसिरी, भारेली, मानस, तिस्ता, संकोश, रायगढ़, ठीक है। नीचे वाले तट से मिलने वाली में क्या देखेंगे, लोहित, धनश्री, कलांग, कापिली, पगलादिया, पथमारी, पथियामरी और बराक, ये नदियां इसकी सहायक नदियों के रूप में हम इनको याद रखेंगे, पूछी जा सकती है। अब एक दो इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हल्का सा देख लेते हैं। तीस्ता नदी के बारे में पूछा जाता है, तीस्ता नदी के बारे में पूछा जाता है। इसका उद्गम, सबसे पहले अपने को उद्गम देखना, जेमू ग्लेशियर। तीस्ता नदी का उद्गम कहां होगा, जेमू ग्लेशियर से। कहां पर, कंचनजंगा, कंचनजंगा पर्वत से। भारत की ऊंची पर्वत चोटियां अपने केटू कनकन पड़ी थी, उसमें कंचनजंगा आई थी। उसी कंचनजंगा में एक जेमू ग्लेशियर है, उस जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। जो हमने यहाँ पर आपको पढ़ाया कि दार्जिलिंग की पहाड़ियां पड़ी थी हमने पिछले लेक्चर में, है ना। तो उन्हीं दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होते हुए, जलपाईगुड़ी शहर से होती हुई नदी ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती। तीस्ता नदी कहाँ की है, तीस्ता नदी जेमू ग्लेशियर से निकलती है, कंचनजंगा, और इसके राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, इसके भारत में दो राज्यों से बहेगी। कौन सा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्योंकि ये जो इलाका है ना, ये वाला एक खंबा दिख रहा है ना अपने को, एक रोड का जो है ना, वो आपका किलोमीटर लिखने वाला खंबा, मील का पत्थर, उस पत्थर की तरह भारत में के नक्शे में जो दिखता है वो सिक्किम है। तो यहां से नदी बहती है। जलपाईगुड़ी और शहर जो है इसी के किनारे लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मैं, जलपाईगुड़ी शहर इसी के किनारे, जलपाईगुड़ी शहर इसी के किनारे हैं। ये नदी पुराने समय में भयंकर बाढ़ लेकर के आती थी, अचानक अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती थी। कई बार इसमें बाढ़ आ चुकी है। पहले ये गंगा में मिला करती थी, लेकिन एक बाढ़ के बाद में ये नदी इसमें ब्रह्मपुत्र में मिलने लगी। तो पहले ये नदी जो है गंगा में मिला करती थी,
लेकिन एक बाढ़ जब आई, उस बाढ़ के बाद इसने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया, तो वो भी लिख लीजिए, तभी कंफ्यूजन ना हो। पहले ये नदी, तीस्ता के बारे में लिखा हूं, तीस्ता की बात चल रही है। पहले ये नदी गंगा में मिला करती थी, लेकिन अब इसने अपना मार्ग बदल लिया है, लेकिन अब इसने अपना मार्ग बदल लिया है और ब्रह्मपुत्र में मिलती, लेकिन अब इसने अपना मार्ग बदल लिया है और ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो ये बात हुई तीस्ता नदी के बारे में। इसके बाद में एक बराक नदी देखनी है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बराक नदी जो है वो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। बराक नदी आपने देखी कहां से निकलती है? मणिपुर से, मणिपुर की पहाड़ियों से। मणिपुर की पहाड़ियों से बराक नदी का उद्गम है, ठीक है। और ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ठीक है। इसे बांग्लादेश में सूरमा कहा जाता है। यही बराक नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब इस बराक नदी को सूरमा नदी कहा जाता है। उस कहानी में अपने को नहीं पढ़ना, हमें सिंपल सा याद करना है कि बराक नदी क्या है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसी के पद्मा में मिलने के बाद और इसमें मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। ये याद करेंगे। सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश की मुख्य नदी है। और ये अब मैंने आपको एक DMAM की ट्रिक बताई थी जब अपने भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे, है ना। DMAM, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो मिरी और अबोर, उन पहाड़ियों को अलग करने वाली नदी कौन सी है? सुबनसिरी नदी है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य नदी आप कहोगे और सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी सहायक नदी मानोगे। बाकी इन जो छोटी नदियां, धनसिरी, कपिली, कलाम, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी अपने को ना तो किताबें बताती है और ना अपने को ढूंढने का प्रयास करना है। छोटी नदियां हैं, मिलती रहती है इसमें, और सभी को याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनकी सहायक है तो वो सहायक का एक समूह बनता है ना, उस समूह में नदियों को हमें याद कर लेना। तो इस तरह से अपन ने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की पूरी प्रक्रिया देखी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से लेक्चर को समझा और इसके नोट्स बनाए, ठीक है। इन चीज़ों को आप लगातार याद करते रहे। 24 घंटे, अगर पहली बार पढ़ रहे हो आप, अगर पहली बार आप ये नदियाँ पढ़ रहे हो, पहले कभी पढ़ा नहीं है, तो आप मेरी राय मानिए, हर 24 घंटे में जब भी कोई चीज़, नई चीज़ पढ़ो, तो अगले 24 घंटे खत्म होने से पहले उसे रिपीट करो। वो आपके लिए स्थायी रूप से दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनका नोट्स बनाते रहें, चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाकी अपन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में उन चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और